Hello friends, today I am talking about a new topic न्यायपालिका। आज के इस वीडियो में न्यायपालिका पर बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो सबसे पहले देखिए न्यायपालिका का अर्थ ही होता है न्याय दिलाना, तो न्याय दिलाएगा। तो देखिए न्याय दिलाने के लिए हमें तीन स्तर पर न्यायपालिका मिल जाते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद बच्चों आते हैं हाई कोर्ट और इसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आज के इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को आज एससी से डिनोट करेंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए बोला क्या, सेकेंड पॉइंट कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम अगर बोला जाएगा कि न्यायपालिका में जो सर्वप्रथम जो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं उसका 1935 अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका के नाम से जाना जाता था। इतना आप समझ रहे होंगे बातों को। चलिए आगे चलेंगे और देखिए फिर बोला गया इसी की प्रतिरूप, इसी के जैसा इसका नाम रख दिया गया बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा अपना कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कैसे बनाया जाता है या इसके कैसे गठन किया जाता है। बनाया नहीं जाता, गठन कैसे किया जाता है। देखिए स्टार्टिंग में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया तो उसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की संख्या कुछ इस प्रकार था। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 था और अन्य न्यायाधीश की संख्या 7 था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों, 8। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो उस समय ये संख्या थी। ठीक है, समय बीतता गया और जनसंख्या भी बढ़ते गए तो न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ानी होगी। तो कहा गया कि 2008 से 2009 के तहत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 31 हो गई, जो इस प्रकार है, मुख्य न्यायाधीश 1 और अन्य न्यायाधीश 30। क्लियर है। अब देखिए ये वाला डाटा अभी अभी लाया गया है, अभी अभी संशोधन कर चेंज कर दिया गया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया हूं, आप इस बातों को देखेंगे कि अभी 2019 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अन्य न्यायाधीश की संख्या बदल दी गई है। ठीक है, तो अब आपका आंसर होगा 33 वर्तमान में। क्लियर। अब देखिए बच्चों कहा गया कि सर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है। तो चलिए आज हम पता करेंगे कि न्यायाधीश बनने के लिए किन किन व्यक्तियों का जरूरत पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के सलाह पर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर आप क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर, ठीक है, सारे लोग इकट्ठा बैठकर तब विचार विमर्श करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। और देखिए एक हाल में ही एक कॉलेजियम, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कॉलेजियम पद्धति क्या है। तो देखिए कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में न्यायाधीशों के मंडली कहते हैं। तो याद रखेंगे कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की मंडली है
और कॉलेजियम का अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सलाह पर किसके नियुक्ति करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? आप यहां तक कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो आप हमसे पूछेंगे। चलिए आगे चलेंगे कि सर आप योग्यता भी बता सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे कि हमें न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले भारत का नागरिक हो, सबसे पहला पॉइंट बहुत बेसिक है। देखिए दूसरा पॉइंट आपको यहां से देखना है कि वह किसी उच्च न्यायालय, आप याद रखिएगा किसी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब होता है बच्चों हाई कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी शब्दों में भी आपको फर्क आ जाएगा और गलती से उच्च न्यायालय के जगह पर आप उच्चतम न्यायालय वाला काम करके आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, याद रखेंगे। देखिए अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तो ये है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता, आप समझ में आ रहा होगा, अधिवक्ता वकील, ठीक है, रह चुका हो। तो देखिए ये 3 पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट और होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून की अच्छी जानकारी या कानून का अच्छा समझ अगर है तो, या उच्च कोटि का ज्ञाता हो, समझ रहे हैं, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई हाई कोर्ट, कोई जिला न्यायालय, जो भी न्यायालय है वहां पर उनको ज्यादा अनुभव है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों यहां पर मैं एक पॉइंट आपको दिखा देता हूं कि एक बात सुनिएगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट है कि किसी उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, तो हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या सर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो 10 वर्षों तक वकालत करके मुख्य न्यायाधीश बना हो सुप्रीम कोर्ट का? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल एक व्यक्ति, एक शख्स है, और ये बात आपको देखकर भी लगेगा। देखिए इंदु मल्होत्रा, ठीक है, देखिए ये मल्होत्रा जो है ये वकालत, वकील, वक्ता के रूप में 10 वर्ष काम कर डायरेक्ट सीधा क्या बने थे? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बने थे, ठीक है। तो आप इंदु मल्होत्रा को बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों, काफी अच्छा है, और आप इसको विकिपीडिया पर भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नॉमिनेटेड बाय दीपक मिश्रा, अपॉइंटेड। तो ये आप एक बार देख लेंगे कि इंदु मल्होत्रा के बारे में ये आपके पास एक उदाहरण है। क्लियर है? आप इस बातों को समझ रहे होंगे। आई होप, आई विश कि आप इस चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैं फैक्ट्स आपको बताते रहूंगा, आप इस पर चिंता नहीं करेंगे और आप सारा आराम से चीजों को नोट करेंगे और हमारे साथ ही याद कर लेंगे। देखिए अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सर न्यायाधीश बन तो गए, क्या उनके वेतन के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जाता तो अच्छा होता। तो बिल्कुल देखिए न्यायाधीशों के वेतन, देखिए न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते पर बात करेंगे तो सबसे पहले जो वेतन है और भत्ते हैं वो अनुच्छेद 125 के तहत उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपए प्रति माह मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को बच्चों 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। क्लियर है? आप इस चीजों को समझ रहे होंगे। देखिए आगे चलते हैं। देखिए शपथ, अगर बच्चों शपथ
अगर मान लीजिए कि अब हम क्या कह सकते हैं कि अपन मुख्य न्यायाधीश बन गए सुप्रीम कोर्ट के, तो न्यायाधीश बनेंगे तो आपको शपथ तो लेना पड़ेगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको शपथ लेना होगा। तो देखिए शपथ का जो डिटेल जानकारी है वो अनुच्छेद 124 के 6 भाग में राष्ट्रपति को शपथ देंगे। क्लियर। देखिए अगर कार्यकाल का बात किया जाए तो इनका कार्यकाल का स्टार्टिंग का नहीं पता, लेकिन बोला गया कब तक करेंगे, तो वो 65 अपनी उम्र के 65 वर्ष तक वो कार्य पद पर आश्रित रहेंगे, ध्यान रहेंगे। और देखिए त्याग अगर देना होगा बच्चों तो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र भी देंगे। शपथ भी देना है तो राष्ट्रपति को देना है, त्याग पत्र भी देना होगा तो आप त्याग पत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को। कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फैक्ट्स लिखे हैं, इस फैक्ट्स को याद कर लेंगे। देखिए यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, क्या नाम है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये प्रथम व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश थे, जो पूछ लिया गया था क्वेश्चन में कि सबसे अधिक समय तक बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो क्या नाम है बच्चों, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। देखिए कब बना था, तो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक बने थे। कितने दिनों तक बने थे, तो 2696 दिन तक। ठीक है। देखिए मैंने ये डेट इसमें नहीं लिखा, इंपोर्टेंट नहीं है, आप बस याद रखेंगे कि कमल नारायण सिंह जो मात्र 17 दिन के लिए बने थे, तो एक है सबसे अधिक दिन के लिए और एक सबसे कम दिन के लिए। तो ये यहाँ से हमें लगा कि इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इस चीजों को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आई होप। आगे चलेंगे। देखिए बच्चों अब क्या हो गया कि आप न्यायाधीश बन चुके हैं, तो न्यायाधीश बन जाने के बाद क्या इसे हटाया भी जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। देखिए हटाने की प्रक्रिया किनके पास है, कौन हटा सकते हैं, तो संसद के पास यह शक्ति है जिसके द्वारा हम मुख्य न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं। देखिए कैसे, तो दो बातें हैं बच्चों, एक बात है कि साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब होता है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उस कंडीशन में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट होगा असमर्थता, इस पर भी बात करेंगे। असमर्थता का शुद्ध हिंदी होगा उस काम को नहीं कर पा रहे होंगे। मान लीजिए कि आप कभी ऑफिसर बन जाते हैं और अपने अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहां से त्याग पत्र देना होता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि असमर्थता, नाम ही है कि आप वो काम योग्य नहीं है, आप वो काम नहीं कर पा रहे, समर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रोसेस देख लेते हैं कैसे है। देखिए बोला गया कि भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार का मतलब है कि आप करप्शन में फंस जाते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश है, कोई पैसे में कोई हड़बड़ी कर दिए इधर उधर, तो वैसे कंडीशन में भ्रष्टाचार का आरोप आ जाता है तो आप उस कंडीशन में हट सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये संसद से स्टार्ट होता है हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा और लोकसभा। अगर बोला गया कि लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य की मान्यता कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट हैं या असमर्थ हैं, या राज्यसभा के कम से कम 50 आदमी इस बातों को साबित कर देते हैं, तब एक बिल पारित होता है। ठीक है, और इस बिल को लेकर जाया जाता है अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष के पास जाने के बाद वो अगर स्वीकार कर लेते हैं तो स्वीकृत करने के बाद एक ग्रुप में एक कमेटी बनेगा, बहुत सारे लोगों का कमेटी बनेगा, और उसके बाद उस ग्रुप में 2/3 बहुमत होने चाहिए। 2/3 बहुमत होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और इसके बाद अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं
तो इस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। क्लियर है? आप इस प्रोसेस को अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर कहा गया है, ये देखिए एक केस आया था बच्चों, मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं। देखिए जिनका नाम है बी रामास्वामी केस है, जिस केस में भ्रष्टाचार के लिए आरोपित किया गया था, जो बी रामास्वामी हैं, भ्रष्टाचार के केस में इन्हें लाया गया था, लेकिन यह केस पारित नहीं होता। ठीक, देखिए एक बार हाल में ही सीजीआई जो है उन पर ये चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन सभापति ही स्वीकार नहीं किए। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर अध्यक्ष जो स्पीकर हैं, जो सभापति हैं, यहीं पर इन्होंने क्या करा था, स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार यही नहीं हुआ तो ये क्या होते हैं, बिल अपने आप कैंसिल हो गया। तो ये सब हाल में ही है, आप इस बातों को समझेंगे। देखिए इसी में एक पॉइंट आता है, एक है तदर्थ न्यायाधीश, इसी का पॉइंट है बच्चों। यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि तदर्थ न्यायाधीश, तो देखिए इसे इंग्लिश में एड होक कहते हैं। ठीक है, देखिए ये गण पूर्ति कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्य न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर किसी कारणवश वो उस समय उपलब्ध नहीं है या मृत्यु हो जाने के कारण कुछ भी ऐसा संभावना, तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जगह पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके गण पूर्ति, नाम से पकड़िए बातों को, गण पूर्ति मतलब वो उनके पद की पूर्ति करेंगे, इसे कोरम भी कहा जाता है। समझ रहे हो इस बातों को? उसके बाद देखिए एक आता है सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त भी बहुत अच्छा सा शुद्ध हिंदी है, लेकिन अगर आप इस बातों को गौर से पढ़ेंगे कि सेवानिवृत्त, जो पहले मान लीजिए कि कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाए या कोई कारणवश अर्जेंट में जरूरत पड़ जाए, तो कहा जाता है कि जो न्यायाधीश हट चुके हैं अपने पद से, या तो उनका उम्र हो जाने के कारण या उनके कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि उन्हें कुछ समयों के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है लघु समय के लिए, तत्काल में क्या करेंगे, वो उन पद को संभालेंगे। ये आर्टिकल्स 128 के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, आप इस बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप, आई विश कि आप अच्छे से समझ रहे हो। चलिए देखिए आगे चलेंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां भी बता दो। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। क्लियर है? अच्छे से समझेंगे, हर टॉपिक को समझेंगे, क्लियर करके चलेंगे। देखिए मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत सबसे पहला पॉइंट है, मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत देखिए कहा गया, ये याद रखेंगे, 131 के तहत मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारिता का मतलब आपका जो मौलिक है उस पर अधिकार है, और ये आर्टिकल्स 131 है। देखिए इसको कैसे संरक्षण किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है रीट का अधिकार है बच्चों किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास 5 रीट का अधिकार है, जिसके तहत वो अपने मूल आधिकारिकता को क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मूल अधिकारिता का रक्षा करने के लिए तो ये इनके पास शक्तियां हैं। एक पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट है अभिलेख न्यायालय। इस पॉइंट को समझेंगे, ये आर्टिकल्स 129 के अंतर्गत रखा गया है। देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसा केस या कोई भी ऐसे केस ही लेंगे, ठीक है, और उस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, फैसला दे दिया, तो वो एक फैसला कानून बन जाता है। कानून कैसे, कि मान लीजिए कि कोई केस है, वाद विवाद चल रहा है और वो केस कुछ नया है,
ठीक है, और वो केस अभी अभी सुप्रीम कोर्ट वाले ने फैसला दिया, तो देखिए वो एक कानून के रूप में बन जाएगा। और कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया तो वो कानून बन जाएगा, और नीचे वाले जो दो स्तर के न्यायालय हैं वो इसे कानून के रूप में या अभिलेख के रूप में स्वीकार करेंगे कि भविष्य में ऐसा केस आए कोई, तो हम क्या करेंगे कि इसी केस के अंतर्गत इस केस को सॉल्व कर देंगे। तो एक अभिलेख है, अभिलेख का मतलब एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसके अंतर्गत हम इसे फैसला करेंगे, उसके लिए कोई नया नहीं बनाना होगा। नहीं, आप समझ रहे हो इस बातों को, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है तो सबसे ऊंचा न्यायालय है, तो इनका फैसला होगा, तो ये फैसला एक अभिलेख के रूप में रूपांतरित हो जाएगा कि भविष्य में अगर नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये सेम केस आता है तो इसी अभिलेख से हम उसकी फैसला कर देंगे। इसे ही कहते हैं अभिलेख न्यायालय। क्लियर है? अब देखिए आगे चलेंगे। देखिए एक आता है बच्चों अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय का मतलब है एक हरी या एकीकृत। हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है, इसके अंतर्गत हमारे पास एक ऐसा एकहरी या एकीकृत का अर्थात है कि अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सॉल्व होता है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर सॉल्व नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बस उसका कुछ क्राइटेरिया हो। नहीं, आप मान लीजिए कि आपके फ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया तो ऐसे केसों में आप यहां से यहां नहीं जाएंगे, इसके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लियर है? वैसा उस लेवल का होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है या नहीं, तो वो डिपेंड करेगा, ध्यान में रखेंगे। देखिए एक आता है बच्चों चौथा, जिसमें बोला गया कि सलाहकारी अधिकार। तो देखिए एक सलाहकार अधिकारी है। देखिए इसमें क्या कहा कि ये अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अभी अभी आपने कॉलेजियम पद्धति को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य और 4 सदस्य ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, इसलिए नाम आया सलाहकारी। देखिए लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि राष्ट्रपति उसे स्वीकार करे या ना करे, वो राष्ट्रपति के हाथ में। क्लियर? आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आप देखते हैं। देखिए क्या है लास्ट है, क्या देखिए कि न्यायिक पूर्ण विचार। ठीक है, देखिए आर्टिकल्स 32 जो आपने संवैधानिक उपचारों का देखा, जो मौलिक अधिकार 6 है, उसमें लास्ट अनुच्छेद है 32, 137 और 13। ये अनुच्छेदों के अनुसार देखिए ये